आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है विवाह, जिसमें हम देखेंगे विवाह का अर्थ, विवाह की परिभाषा, विवाह की विशेषताएं, विवाह का उद्देश्य और विवाह के प्रकार या उसके स्वरूप। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विवाह, मैरिज। मानव समाज में विवाह एक प्राचीन एवं सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाया जाता है। विवाह का प्रमुख उद्देश्य स्त्री तथा पुरुषों के यौन संबंधों को नियंत्रित एवं नियमित करना माना जाता है। तो जो मानव समाज में विवाह है वो बहुत ही प्राचीन और एक सार्वभौमिक संस्था है जो सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंधों को नियंत्रित और नियमित करना माना गया है। इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी मान्यता दी जाती है। तो विवाह के माध्यम से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है, धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है और वैधानिक या कानूनी रूप से भी मान्यता प्राप्त होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यौन संतुष्टि के साथ स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका पालन पोषण एवं समाजीकरण करना होता है। तो जो विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य है वो न केवल स्त्री और पुरुष की यौन संतुष्टि के लिए है, बल्कि स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहभागी इसके माध्यम से बनाया जाता है। संतानोत्पत्ति करना और उनका पालन पोषण करना, उनका समाजीकरण, ये सारे उद्देश्य जो है विवाह के द्वारा ही पूरे हो पाते हैं। आइए आगे चलते हैं, देखें हम विवाह का अर्थ। तो विवाह का अर्थ देखें तो विवाह शब्द उद्वह से बना है, जिसका अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना होता है। अर्थात विवाह वह विधि है जिसके द्वारा वर वधु को अपने घर लाता है। तो यहाँ जो विवाह शब्द है वो उद्वह से बना है और जिसका अर्थ क्या है भाई कि जो वधु को या दुल्हन को जो है दूल्हा क्या करता है, अपने घर लेकर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। उसका अर्थ ये लगाया जाता है। अब आए देखिए विवाह की परिभाषा क्या है। तो परिवार को विभिन्न विचारकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए देखें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा हम देखते हैं, वेस्टरमार्क की परिभाषा है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये वेस्टर्न मार्क बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई विवाह जो है एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून जो है क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। आइए अगली परिभाषा देखें हम, लूसी मेयर। यहाँ देखें आप, लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता की वैध संतान मानी जाती है। तो लूसी मेयर के अनुसार विवाह क्या भाई, तो ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का एक योग है और इस योग के द्वारा जो संतान जन्म लेती है उसे वैधता प्राप्त होती है, उसे वैध संतान माना जाता है। अगर विवाह ना हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न संतान को वैध संतान नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि संतान की वैधता जो है वो विवाह पर टिकी हुई है। इस प्रकार एक अन्य परिभाषा देते हुए कहा है कि अब ये परिभाषा जो लूसी मेयर की है, दूसरी परिभाषा, विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। तो जो विवाह है वह बच्चों को जन्म और उनके देखभाल करने का एक समझौता है। इकरारनामा मतलब समझौता है। ये भी परिभाषा लूसी मेयर की है। अब आए देखिए मेलिनोवस्की के अनुसार विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु एक संविदा या समझौता है।
ये भी कहते हैं, मालिनोव्स्की भी कहते हैं कि विवाह क्या है भाई, तो विवाह बच्चों को उत्पन्न करना या बच्चों को पैदा करना और उनकी देख रेख के लिए एक संविदा या एक समझौता है जो दो व्यक्तियों, स्त्री और पुरुष के बीच में होता है। अगला देखें, बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। अब बोगार्डस ये कहते हैं कि विवाह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है या एंट्री दिलाई जाती है उनको। रिवर्स के अनुसार देखिए आप अगली परिभाषा, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। अब रिवर्स ये कहते हैं कि ऐसे साधन जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंधों को नियमित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, विवाह की संज्ञा देंगे उसे। ये रिवर्स की अपनी परिभाषा है। उसी तरह देखिए, मजुमदार एवं मदन के अनुसार परिभाषा आती है, विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तो जो विवाह है, विवाह को जो है धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है, सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है और कानूनी स्वीकृति भी प्राप्त होती है। इनके द्वारा दो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्रदान की जाती है। अब इसके माध्यम से क्या किया जाता है, दो विषम लिंगी स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्रदान की जाती है। किस प्रकार की मान्यता, तो वो मान्यता धार्मिक भी होगी, सामाजिक भी होगी और कानूनी भी होगी। आइए इसी के आधार पर हम देखें कि भाई हम परिभाषित करें कि विवाह को हम कहेंगे क्या आखिर। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है। तो विवाह क्या है, तो समाज द्वारा एक स्वीकृत सामाजिक संस्था है जो दो विषम लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने के लिए धार्मिक, सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्रदान करता है। तो विवाह क्या करता है कि दो विषम लिंगियों या स्त्री और पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की धार्मिक मान्यता भी देता है, सामाजिक मान्यता भी देता है और कानूनी मान्यता भी देता है जिसका उद्देश्य बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना तथा सामाजिकरण करते हुए उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियमन करना होता है। और इसका उद्देश्य क्या है विवाह का, तो विवाह का सीधा सा उद्देश्य बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनका सामाजिकरण करना और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का नियमन करना होता है। तो यह है विवाह। आइए आगे देखें हम लोग विवाह की विशेषता। ये अगले स्लाइड पे हम लोग, तो यहाँ देखिए उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर विवाह की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो क्रमशः हम देखते चलें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला देखें, विवाह विपरीत लिंगियों के संबंधों की व्यवस्था है। तो विवाह क्या भाई, तो विवाह क्या करता है कि दो विषम लिंगियों के मध्य संबंधों की एक व्यवस्था करता है। दूसरा देखिए, विवाह यौन संबंधों को नियमन की एक व्यवस्था है। अब विवाह क्या करता है कि दो विषम लिंगियों के मध्य यौन संबंधों को नियमित या नियंत्रित करने की एक व्यवस्था के रूप में मान्य है। तीसरा देखें आप, विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। तो विवाह क्या है भाई, एक सार्वभौमिक संस्था है, यह हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। अगला देखिए, विवाह का उद्देश्य बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण एवं सामाजिकरण करना होता है। तो विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य है बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना और उनका सामाजिकरण करना होता है। आइए पांचवा देखें क्या है, विवाह धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो विवाह क्या करता है भाई, तो वह धार्मिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है, सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है और सांस्कृतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। छठवां देखिए, परिवार की स्थापना का सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी आधार विवाह है। तो परिवार की स्थापना किससे होती है, तो वह विवाह के माध्यम से होती है और यही परिवार की स्थापना का सामाजिक और धार्मिक और कानूनी आधार भी जो है वो होता है। सातवां देखिए, परिवार संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है। तो परिवार करता क्या है, तो विवाह के माध्यम से परिवार की स्थापना होती है और उसी के द्वारा परिवार क्या करता है, परिवार के द्वारा ही संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं जो है वो परिवार की हैं। आइए आगे चलें, देखें परिवार का उद्देश्य। तो क्या है परिवार का उद्देश्य, देख लें। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है परंतु
उनके स्वरूप और उद्देश्यों में भिन्नता है। परिवार के उद्देश्यों को लेकर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने राय व्यक्त किए हैं। जैसे तो विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। हम ये जानते हैं कि विवाह सभी समाजों में पाया जाता है, परंतु सभी समाजों में विवाह के स्वरूप और उसके उद्देश्यों में भिन्नता पाई जाती है। परिवार के उद्देश्यों को लेकर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने राय व्यक्त किए हैं। तो आइए दो चार विचारक हैं, उनके राय को हम देख लें। तो यहाँ देखिए, पहला राय जो है मर्डाक देते हैं। इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। मर्डाक ने क्या किया कि 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये बताया कि विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ए यौन संतुष्टि, बी आर्थिक सहयोग और सी बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। तो ये 3 जो है मर्डाक के द्वारा बताए गए, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण करना। दूसरा हम देखें, मैलिनोवस्की ने विवाह के निम्नलिखित 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो मैलिनोवस्की ने भी विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। एक आप देखें, ए प्राणीशास्त्रीय उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य और सी मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। तो ये मैलिनोवस्की के विवाह के 3 उद्देश्य हैं, प्राणीशास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। अब आए तीसरा देखें, इसमें मजुमदार एवं मदान ने विवाह के निम्नलिखित 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो मजुमदार और मदान ने जो है क्या किया, विवाह के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया। ये कहते हैं कि घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण। तो ये 4 चीज़ें ये बताते हैं कि भाई घर की स्थापना विवाह के द्वारा क्या होता है, विवाह का उद्देश्य क्या है, गृहस्थी की स्थापना करना या घर की स्थापना करना, फिर लैंगिक संबंधों में प्रवेश दिलवाना और बच्चों को जन्म देना, प्रजनन करना और बच्चों का पालन पोषण करना। चौथा देखिए, रॉबिन फॉक्स ने विवाह के निम्नलिखित 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो रॉबिन फॉक्स ने भी जो है विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। कौन कौन से हैं? ए वैध यौन संतुष्टि, वैध यौन संतुष्टि या यौन संबंधों को वैधता प्रदान करना, बी देखिए संस्कृति की रक्षा करना और सी है ये भावनात्मक संतुष्टि। तो ये 3 चीज़ें हैं, यहाँ सी होना चाहिए था, डी हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि, ये रॉबिन फॉक्स के विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। आगे आए देखें, सामान्य तौर पर विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य तौर पे आप देख लें कि भाई विवाह के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला आप देखें, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। ये जो है पहला उद्देश्य जो है विवाह का है। सभी जीवों में यौन संतुष्टि एक मौलिक आवश्यकता होती है। यौन संबंधों को नियमित करने के लिए प्रत्येक मानव समाज में कुछ नियम होते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध विवाह से है। अब यहाँ देखिए, सभी जीवों में यौन संतुष्टि की मौलिक आवश्यकता होती है, या यूँ कह लें कि व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति है ये। और यौन संबंधों को नियमित करने के लिए प्रत्येक मानव समाज में, अन्य समाजों में तो नहीं, पशु समाज में तो नहीं, लेकिन मानव समाज में यौन संबंधों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए कुछ नियम पाए जाते हैं। उसी नियम के तहत या उन्हीं नियमों से प्रत्यक्ष संबंध किसका होता है? विवाह का होता है। दूसरा देखिए, संतान उत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सदस्य उपलब्ध कराना। तो यहाँ देखिए, वैध संतान उत्पत्ति के लिए विवाह रूपी संस्था महत्वपूर्ण है। भाई विवाह नहीं होगा तो वैध संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। विवाह के माध्यम से स्त्री और पुरुष परस्पर धार्मिक, सामाजिक और वैधानिक रूप से यौन संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त करते हैं तथा प्रजनन के माध्यम से नए सदस्यों को उत्पन्न कर समाज की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अब वैध संतान उत्पत्ति के लिए विवाह का होना जरूरी है और विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष क्या करते हैं कि संतान उत्पत्ति की धार्मिक, सामाजिक और वैधानिक मान्यताएं प्राप्त करते हैं और जिसके माध्यम से वो सदस्य उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न कर समाज की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगला देखें, तीसरा जो है परिवार के सदस्यों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण। तो यहाँ देखें, विवाह न केवल स्त्री और पुरुषों के बीच यौन संबंधों को नियंत्रित करता है बल्कि उनके तथा उनके द्वारा उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का भी निर्धारण करता है। अब विवाह को ये मान लिया जाए केवल स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंधों का नियंत्रण है, नहीं, ये इससे भी अधिक है कि वो अपने द्वारा उत्पन्न बच्चों या अपने पत्नी या पत्नी अपने पति के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण
करता है। इसका मतलब कि विवाह पत्नी पति बच्चे सबके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। आइए देखिए अगला, मानसिक संतोष। विवाह के बाद पति तथा पत्नी एक दूसरे को अपनी उपस्थिति, बात विचार, आपसी प्रेम एवं सूझबूझ के द्वारा मानसिक संतोष प्रदान करते रहते हैं। अब विवाह के बाद पति और पत्नी क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ बराबर रहते हैं, एक दूसरे के समक्ष उपस्थित रहते हैं, आपस में बात विचार करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपसी प्रेम और सूझबूझ के द्वारा क्या करते हैं, परस्पर मानसिक संतोष को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बनाए रखते हैं। अगला देखिए, संबंधों में स्थायित्व। विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य दो विषम लिंगियों के मध्य संबंधों में स्थायित्व लाना भी होता है। विवाह धार्मिक, सामाजिक एवं कानूनी रूप से मान्य संबंध होने के कारण संबंधों में स्थायित्व बना रहता है, जिससे समाज में भी स्थिरता बनी रहती है। अब विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भाई दो विषम लिंगियों के मध्य जो है संबंधों में स्थायित्व लाया जाए। और चूंकि विवाह में धार्मिक मान्यताएं निहित होती हैं, सामाजिक मान्यताएं निहित होती हैं और कानूनी रूप से भी बाध्यताएं होती हैं, जिसके कारण से दो विषम लिंगों के मध्य जो संबंधों में स्थायित्व आता है या स्थायित्व बना रहता है, जिससे कि समाज में भी स्थिरता जो है वो बनी रहती है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे विवाह के। आइए अब हम देखें विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूपों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, जो विवाह का प्रकार है उस प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या दो प्रकार के विवाह जो है समाज में पाए जाते हैं। यहाँ 3 कर लीजिएगा, ये जो है जहाँ ये जो 2 जहाँ है उसको कट करिएगा, यहाँ 3 कर लीजिएगा। और आगे आए देखें हम, तो यहाँ पे देखें ये होता है एक विवाह जिसको हम मोनोगेमी कहते हैं, बहुविवाह जिसको पॉलीगेमी कहते हैं, और समूह विवाह जिसको ग्रुप मैरिज हम कहेंगे। तो ये 3 तरह के विवाह जो है समाज में आपको देखते हैं, एक विवाह, बहुविवाह और समूह विवाह। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं ये क्या हैं। तो एक विवाह को हम देखें, मोनोगेमी जिसको कहते हैं, जब एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से अथवा एक स्त्री एक समय में एक ही पुरुष से विवाह करती है, तो ऐसे विवाह को एक विवाह कहा जाता है। अब यहाँ देखें कि एक विवाह क्या है, तो भाई एक पुरुष क्या करता है, एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, या एक स्त्री जो है एक समय में एक ही पुरुष से विवाह करती है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, एक विवाह कहते हैं। वर्तमान में एक विवाह ही विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। हमारे भारतीय समाज में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक विवाह को ही मान्यता प्रदान की गई है। तो एक विवाह सारी दुनिया में मान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। और जहाँ तक भारतीय समाज की हम बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह को मान्यता हमारे यहाँ दी गई है। आइए देखें आगे, इस संबंध में मालिनोव्स्की का कहना है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, था और रहेगा। मालिनोव्स्की एक विवाह के संबंध में ये कहते हैं कि भाई जो एक विवाह है यही विवाह का सच्चा रूप है, सच्चा प्रकार है, और था भी और आगे भी भविष्य में रहेगा। इसी प्रकार वेस्टर्न मार्क ने भी एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। तो इसी प्रकार वेस्टर्न मार्क भी एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप या पुराना रूप मानते हैं। आगे देखिए, एक विवाह के भी समाज में निम्नलिखित 2 रूप पाए जाते हैं। एक विवाह के भी समाज में निम्नलिखित 2 रूप पाए जाते हैं। आप देखें कौन सा है, क्रमिक एक विवाह और एकल विवाह। क्रमिक एक विवाह और एकल एक विवाह। तो यहाँ आप देखें तो क्रमिक एक विवाह, तो क्रमिक एक विवाह क्या होगा, विवाह का वह प्रकार जिसमें एक स्त्री एक समय में एक ही पुरुष से या एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, परंतु जीवन साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दूसरे से विवाह कर लेता है या कर लेती है। तो ऐसे विवाह को हम क्रमिक एकल विवाह कहते हैं। अब क्रमिक एकल विवाह क्या है भाई, तो ये विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक स्त्री एक समय में एक ही पुरुष से या एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, परंतु जीवन साथी की अगर असमय मृत्यु होती है या तलाक हो जाता है तो वह दूसरा विवाह कर लेता है, या स्त्री कर लेती है या पुरुष कर लेता है। तो ऐसे विवाह को हम क्रमिक एकल विवाह कहते हैं।
एकल विवाह क्या है? तो विवाह का वह प्रकार जिसमें एक स्त्री एक समय में एक ही पुरुष से अथवा एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, किंतु किसी एक पत्नी पति या पत्नी होना चाहिए था, इसको सही कर लीजिएगा, पति या पत्नी की मृत्यु या तलाक के बाद भी दूसरा विवाह नहीं करता। अब जब विवाह का वह प्रकार जिसमें एक स्त्री जो है कि एक ही पुरुष से एक समय में एक ही पुरुष से विवाह करती है और एक पुरुष जो है एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, अगर इनमें से किसी की मृत्यु भी हो जाती है, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी विवाह नहीं करती, और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति विवाह दूसरा विवाह नहीं करता। इसको एकल विवाह कहा जाता है। आइए देखें दूसरा, इसमें देखें बहुविवाह। देखा आपने बहुविवाह, पोलीगेमी जिसको कहते हैं। तो आइए देखें, जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से अथवा एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह में निम्नलिखित तीन प्रकार हैं। सामान्य तौर पे आप देखें दो ही प्रकार हम यहाँ पे रखते हैं, जो है दो प्रकार तीन प्रकार यहाँ लिखा गया है, ये ऊपर नीचे हो गया है, जो है दो प्रकार होते हैं। तो बहुविवाह क्या है भाई? जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेता है या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर लेती है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह कहते हैं। और बहुविवाह के दो रूप या दो प्रकार आपको दिखाई देंगे, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। एक है बहुपद विवाह और दूसरा है बहुपत्नी विवाह। आइए आगे देखें, तो बहुपद विवाह क्या है? पॉलीएंड्री भी जिसको कहते हैं, बहुपद विवाह जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को बहुपद विवाह कहते हैं। बहुपद विवाह के भी दो रूप हैं या दो प्रकार हैं। तो जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वो क्या हो जाता है? बहुपद विवाह हो जाता है। और इसके भी दो रूप हमें दिखाई देता है, एक है भ्राता बहुपद विवाही और दूसरा है अभ्राता बहुपद विवाही। फर्टर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फर्टर्नल पॉलीएंड्री। तो ये दो प्रकार के विवाह, भ्राता बहुपद विवाह और अभ्राता बहुपद विवाह। तो इसमें देखिए भ्राता बहुपद विवाह क्या है? तो जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक ऐसे पुरुषों से विवाह करती है जो आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को भ्राता बहुपद विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह खस, टोडा, कोटा आदि जनजातियों में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, जब एक स्त्री क्या करती है? एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, जो पुरुष परस्पर आपस में भाई होते हैं, तो ऐसे विवाह को हम भ्राता बहुपद विवाही विवाह कहते हैं, भ्राता बहुपद विवाह कहते हैं। और इस प्रकार के विवाह जो कि जनजातियों में दिखते हैं, और वो कौन जनजाति हैं? तो खस है, टोडा है और कोटा है। आइए आगे देखें, अभ्राता बहुपद विवाही परिवार। तो इसमें देखें आप, जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक ऐसे पुरुषों से विवाह करती है जो आपस में भाई ना होकर अलग अलग परिवारों के सदस्य होते हैं तो ऐसे विवाह को अभ्राता बहुपद विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह टोडा, नायर आदि जनजातियों में पाया जाता है। अब अभ्राता में क्या है कि भाई, जब एक स्त्री क्या करती है? एक समय में एक से अधिक ऐसे पुरुषों से विवाह करती है जो आपस में भाई ना होकर वो अलग अलग परिवारों के सदस्य होते हैं, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? अभ्राता बहुपद विवाही परिवार कहते हैं। और इस प्रकार के परिवार आप देखें टोडा और नायर जैसी जनजातियों में पाया जाता है। आगे देखें, बहुपत्नी विवाह, पॉलीगेमी जिसको कहते हैं। जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को बहुपत्नी विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह गोंड, नागा, टोडा, भील, नमुद्री ब्राह्मण, लुसाई आदि जनजातियों में पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह के भी दो रूप हैं। तो अब यहाँ देखिए, बहुपत्नी विवाह क्या है? जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। और इस प्रकार के विवाह जो है कई जनजातियाँ जैसे गोंड हैं, नागा हैं, टोडा हैं, भील हैं, नमुद्री ब्राह्मण हैं और लुसाई आदि जनजातियों में देखा गया है या देखा जाता है। इसके भी दो रूप हैं। आइए देखिए कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो द्विपत्नी विवाह और स्वाश्रिक बहुपत्नी विवाह। स्वाश्रिक
बहुपत्नी विवाह। तो यहाँ देखें द्विपत्नी विवाह क्या है, तो जब एक पुरुष एक समय में कम से कम 2 स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को द्विपत्नी विवाह कहा जाता है। कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने या पहली पत्नी से संतान न होने की दशा में इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। तो ये द्विपत्नी विवाह है, जब एक पुरुष क्या करता है, एक समय में कम से कम 2 स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को द्विपत्नी विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह जो है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी होते रहे हैं, और साथ ही साथ पहली पत्नी से संतान ना उत्पन्न होने के कारण दूसरा विवाह पुरुष कर लेता है। इस प्रकार के विवाह आर्गेन और एस्किमो जनजातियों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का विवाह या इस प्रकार के विवाह का प्रचलन जो है आर्गेन और एस्किमो जैसी जनजातियों में दिखाई देता है या पाया जाता है। आइए अगला देखें, स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह, जिसको हम सोरल पॉलिएंड्री कहते हैं, सोरल पॉलीगेनी कहते हैं। जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक ऐसे स्त्रियों से विवाह करता है जो आपस में बहन होती हैं तो ऐसे विवाह को स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह बैगा, नागा, गोंड आदि जनजातियों में पाया जाता है। तो स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह क्या होता है भाई, कि जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक ऐसी स्त्रियों से विवाह करता है जो आपस में वो बहन होती हैं तो ऐसे विवाह को स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह जो है बैगा, नागा और गोंड जैसी जनजातियों में पाया जाता है। तीसरा देखें आप, समूह विवाह, जिसको हम ग्रुप मैरिज कहते हैं। तो विवाह का वह प्रकार जिसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। परस्पर विवाह करने वाले समूह का प्रत्येक पुरुष समूह के प्रत्येक स्त्री का पति होता है या समूह की प्रत्येक स्त्री समूह के प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है। इस प्रकार के विवाह का उल्लेख मार्गन ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में प्रस्तुत किया है या दिया है। अब समूह विवाह क्या है, तो विवाह का एक प्रकार समाज में यह भी पाया जाता है कि पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है और समूह में जितने भी स्त्री और पुरुष होते हैं सब परस्पर एक दूसरे के पति पत्नी जो है वो होते हैं। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, समूह विवाह कहते हैं। और इस प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है मार्गन ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में जो है प्रस्तुत किया है। आइए आगे देखें, विवाह के उपरोक्त स्वरूपों के अतिरिक्त विवाह के अन्य स्वरूप भी समाज में विद्यमान है। ये जो अभी स्वरूप हमने देखा, जो प्रकार देखा, उसके अतिरिक्त भी विवाह के अन्य प्रकार जो है मौजूद है समाज में, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो आइए देखें, इसमें पहला जो है अधिमान्य विवाह। तो ये प्रीफ्रेंटियल मैरिज और समलैंगिक विवाह जिसको होमोसेक्सुअल मैरिज कहते हैं। तो आइए देखिए, पहला अधिमान्य विवाह क्या है, देखते हैं हम लोग जो है। तो इस प्रकार का विवाह जीवन साथी के चुनाव के लिए निर्धारित समूह से संबंधित होता है। व्यक्ति को पहले से ही पता होता है कि उसे अपना जीवन साथी किस समूह से प्राप्त करना है। अधिमान्य विवाह के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। तो जो अधिमान्य विवाह है उसका सीधा सा संबंध है कि भाई जीवन साथी चुनाव के लिए निर्धारित समूह। तो अधिमान्य विवाह में विवाह करने वालों के लिए पहले से ही जीवन साथी चुनने के लिए समूह का निर्धारण कर दिया जाता है। उस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे किस समूह से अपने जीवन साथी को चुनना है। इस प्रकार के विवाह को अगर हम देखें तो 3 प्रकार इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। एक होता है सहोदर विवाह जिसे कजिन मैरिज कहते हैं, और भी देखें देवर विवाह या भाभी विवाह जिसको लेबरेट कहते हैं, और साली विवाह आता है जिसको सोरोरेट कहते हैं। तो 3 प्रकार के अधिमान्य विवाह के रूप में हम देखेंगे सहोदर विवाह, देवर भाभी विवाह और साली विवाह। आइए देखें सहोदर विवाह क्या है, ये देखें सहोदर विवाह कजिन मैरिज, भाई बहनों के संतानों के बीच होने वाले विवाह को सहोदर विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह के निम्नलिखित 2 रूप हैं। तो जब भाई बहनों की संतानें या भाई बहनों के संतानों के बीच जो विवाह होता है उसे सहोदर विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समलिंग सहोदर विवाह या सलिंग सहोदर विवाह, और दूसरा होता है विलिंग सहोदर विवाह जिसको हम क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं या पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। एक को सलिंग
सहोदर विवाह को। तो यहाँ पे आप देखिए सलिंग सहोदर विवाह, जिसको पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। तो समान लिंग के सहोदरों की संतानों, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को सलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह अरब समाज जो मुस्लिम समाज में पाया जाता है। सलिंग सहोदर विवाह क्या है भाई? तो यहाँ देखें, समान लिंग सहोदर, जैसे चाचा के लड़के से शादी या मौसे के लड़के से शादी, चचेरे भाई बहन में आपस में शादी, मौसेरे भाई बहन में आपस में शादी जो होती है उसे हम सलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। और इस प्रकार का विवाह प्रमुख रूप से भारत में अगर देखें तो मुस्लिम समाज के अंतर्गत देखा जाता है। आइए देखें दूसरा, विलिंग सहोदर विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। विषम लिंगी सहोदरों की संतानों, जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच होने वाला विवाह विलिंग सहोदर विवाह कहलाते हैं। इस प्रकार का विवाह का उल्लेख टायलर द्वारा किया गया है। अब विलिंग सहोदर विवाह का मतलब ये होता है कि मामा और ममेरे भाई और फुफेरे भाई बहनों के बीच जो है विवाह को जो है वो विलिंग सहोदर विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह का उल्लेख टायलर द्वारा जो है किया गया है। आइए बी देखिए, देवर विवाह और भाभी विवाह, इसको हम लेबरेट विवाह कहते हैं। लेबरेट कहते हैं जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उस स्त्री का विवाह पति के छोटे भाई से कर दिया जाता है, तो ऐसे विवाह को देवर विवाह या भाभी विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार का विवाह भी समाज में है कि भाई जब किसी स्त्री का विवाह होता है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के भाई से दोबारा उस स्त्री का विवाह कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है लेबरेट या देवर विवाह या भाभी विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के प्रसूतिजन्य विवाह लगभग हर समाज में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रसूतिजन्य है, अक्सर हर समाजों में इस तरह के विवाह देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्रमुख जो प्रथा के रूप में है वो गोंड, संथाल, खरिया आदि जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। आइए आगे देखें, इसमें तो है शाली विवाह जिसको सोरोरेट कहा जाता है। जब किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु के बाद उस पुरुष का विवाह मृत पत्नी के बहन से कर दिया जाता है, तो ऐसे विवाह को शाली विवाह कहा जाता है। इस प्रकार का विवाह गोंड और खरिया जनजातियों में विशेष रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, देवर विवाह के अतिरिक्त देखें कि भाई जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो पत्नी की बहन से जो है उस पुरुष का दोबारा विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसे विवाह को शाली विवाह या सोरोरेट कहा जाता है। और इस प्रकार का विवाह जो है गोंड और खरिया जैसी जनजातियों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, समलैंगिक विवाह, होमोसेक्सुअल मैरिज। इस प्रकार का विवाह दो समलिंगियों अर्थात पुरुष का पुरुष से या स्त्री का स्त्री के बीच होने वाला विवाह है। आजकल ऐसे विवाह का प्रचलन बढ़ा है। दुनिया के 34 राष्ट्रों में इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है, जबकि कई राष्ट्रों में लगातार इसे मान्य कराने के आंदोलन चल रहे हैं। अब समलैंगिक विवाह क्या है भाई? तो इस प्रकार के विवाह दो समलिंगियों के मध्य होता है। इसका मतलब कि जो भी परिभाषाएं अभी तक हमने विवाह की पढ़ी, ठीक उन सारी परिभाषाओं को धत्ता बताते हुए, गलत करते हुए, ये विवाह जो है दो समलिंगियों के बीच होता है। पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री के बीच जो है विवाह होता है। और ऐसे विवाहों का प्रचलन आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इन तरह के विवाहों को 34 राष्ट्रों ने कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी गई है और बहुत सारे राष्ट्रों में लगातार उसे कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट अवश्य करिएगा।